चलो ठीक है, देख लें द लॉस्ट जनरेशन इन अ अमेरिकन लिटरेचर। तो एक बात हम कंफर्म मतलब समझ ले कि ये जो लॉस्ट जनरेशन शब्द है ये अमेरिकन लिटरेचर से जुड़ा है। अब सबसे पहले बात आती है इसके टाइटल की, जो कि है लॉस्ट जनरेशन इन अमेरिकन लिटरेचर। ठीक, हम क्या क्या देखने वाले हैं इसमें, इस स्लाइड में हम क्या क्या देखेंगे? राइटर्स देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, थीम्स देखेंगे, बर्थ ऑफ अमेरिकन मॉडर्निज्म को देखेंगे। अब ये क्या चीजें हैं समझते हैं। लेट्स गो टू द स्लाइड 2। डिफाइनिंग द लॉस्ट जनरेशन। वास्तव में लॉस्ट जनरेशन क्या है ना? तो क्या है लॉस्ट जनरेशन? तो इसकी डेफिनेशन दी है छोटी सी। रिफर टू अमेरिकन राइटर्स born roughly 1880 to 1900। सामान्य रूप से देखें, रफली देखें तो 1880 से 1900 के बीच में जितने राइटरों का जन्म हुआ, who matured during who matured during रेफर टू अमेरिकन राइटर्स बोर्न रफली। ऐसे राइटर जिनका जन्म 1880 से 90 के बीच हुआ। वो मैच्योर ड्यूरिंग, या तो वो बड़े हुए है ना, या तो उसके दौरान या उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था वो तो तब मैच्योर हुए या इसके बाद मैच्योर हुए। वो सारे राइटर्स हम काय में गिने जाते हैं? लॉस्ट जनरेशन में। अब सोचने वाली बात यह है कि ये लोग होंगे कौन। तो चलो समझते हैं। ये जो टर्म है 1880 से 1900 बीच के पैदा हुए लोगों के राइटर्स के बारे में है। टर्म एट्रीब्यूटेड मतलब इस टर्म को जन्म दिया, इसको खोजा। एट्रीब्यूट मतलब हाँ, है ना? हाँ ठीक, यही है। ठीक है, तो इसको खोजा किसने? गर्ट्रूड स्टेन, है ना? कौन ने? गर्ट्रूड स्टेन। ये एक फीमेल राइटर है। हाँ, इनका नाम ठीक है, इनका नाम नहीं आया। गर्ट्रूड जो है वो हेमलेट की माँ का नाम होता है ना? तो ऐसे याद रखना। ठीक, और उसकी वजह से हमारा हेमलेट खो गया। तो लॉस्ट जनरेशन ऐसे याद रख सकती हो, गर्ट्रूड की माँ का नाम और उसकी वजह से हेमलेट खो गया। ओके, अच्छा, टर्म कॉइन आउट इनने की, है ना? चलो हमने एक और शब्द बोल दिए, शब्द को भी याद रखना। टर्म को कॉइन आउट किसने किया? गर्ट्रूड स्टेन ने। एंड देन पॉपुलराइज्ड बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई? अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। किस किस चीज से? इन द सन ऑल्सो राइजेस, अपने वर्क द सन ऑल्सो राइजेस से। अब हम बात करें कि लॉस्ट जनरेशन के हाइलाइट्स क्या है। हाइलाइट्स मतलब वास्तव में लॉस्ट जनरेशन है क्या चीज। अब ये बात बड़े ध्यान से सुनना, जो तुम्हें सुननी चाहिए। तो ये जो लॉस्ट जनरेशन है ये वास्तव में क्या है? लॉस्ट जनरेशन उस जनरेशन को कहा जाता है जो मोरल एंड इमोशनल लॉस फॉलोइंग द वार झेल चुकी है। तो ऐसी जनरेशन जो नैतिक रूप से और इमोशनली युद्ध के दौरान टूट चुकी है। अब आ रहा है समझ में? तो युद्ध के दौरान, क्योंकि युद्ध हमने तुम्हें बताया वॉर कितना खतरनाक होता था, ट्रेंच लाइफ, हाँ याद आ गया। इनको ट्रेंच जनरेशन भी कहते हैं। हाँ, लॉस्ट जनरेशन बोलेंगे या ट्रेंच जनरेशन। अब तुम कहोगे ट्रेंच क्या है? हम शायद ट्रेंच की स्पेलिंग गलत लिख सकते हैं। ट्रेंच है ना? अच्छा, इसी शब्द का रिलेशन फ्रेंच से भी है। इस शब्द का नहीं, इन राइटर्स का। तो ट्रेंच भी और फ्रेंच भी अ, इस जनरेशन से कोरिलेट करेंगे। हाँ, बता रहे हैं ना, इसका रिलेशन है। ये तीनों का रिलेशन एक दूसरे से है। ठीक, तो ट्रेंच जनरेशन भी बोलते हैं इसको।
ठीक, और लॉस्ट जनरेशन भी बोलते हैं। अच्छा, अभी फ्रेंच से क्या रिलेशन है आगे बता रहे हैं। तो जो जनरेशन अपनी मोरल वैल्यू और इमोशनल वैल्यू खो चुकी थी युद्ध के दौरान, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल अमेरिकन आइडियल, अमेरिका में जो ट्रेडिशनल आइडियाज माने जाते थे उनको जिनने रिजेक्ट किया, किनने, लोगों ने भी और राइटर्स ने भी। तीसरी बात, एक्स पैट्रियल लाइफ स्टाइल स्पेशली इन पेरिस, मतलब जो पेरिस का जो भौतिक जीवन था, उस जीवन को जिनने अपनाया, है ना, जिस जीवन को इनने अपने उसको महत्व दिया। एग्जैक्ट देख लो क्या है, प्रवासी, जो मतलब वहां पहुंचे थे। कहाँ से पहुंचे थे? अमेरिका से। हाँ, तो लॉस्ट जनरेशन अमेरिका की है, याद रखना। ठीक है, हाँ, इसका इंग्लैंड से संबंध कम है। हाँ हाँ, प्लस पॉइंट बता दे रहा है कि ये जो लॉस्ट जनरेशन वाले जो राइटर्स थे, ये कुछ तो पेरिस पहुंचे और कुछ लंदन, लेकिन ज्यादातर कहाँ पहुंचे ये लोग? पेरिस, मतलब फ्रांस पहुंचे। हाँ, यहाँ से प्रवास करके। ठीक, अब स्लाइड 3, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लें और कल्चरल क्लाइमेट देख लें। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डेवास्टेशन क्रिएट, मतलब इसके जो विनाश ने क्या चीज क्रिएट की? सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस, अर्थहीनता को इसने जन्म दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, वॉरफेयर, सैटर्ड फेथ इन प्रोग्रेस। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने वॉरफेयर, मतलब जो युद्ध में होने वाले खर्च, सैटर्ड फेथ इन प्रोग्रेस, और मतलब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया। द रोरिंग ट्वेंटीज इकोनॉमिक बूम, मतलब रोरिंग ट्वेंटीज क्या है? जो लोग लगभग 20 साल की एज के थे, ये लोग दहाड़े किस चीज के लिए? इकोनॉमिक बूम, मतलब इनने कहा कि पैसा, हमें क्या चाहिए? पैसा, हाय पैसा, है ना। क्योंकि देखो, इनकी मोरल वैल्यू मर गई थी। अच्छे से सुनना, मोरल वैल्यू मर गई, तो जिनको सिर्फ क्या चाहिए? पैसा, और पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि युद्ध में इनने अपने लोगों को मरते देखा। उस समय ना तो भगवान आया ना कोई आया, इनने सिर्फ युद्ध ही युद्ध देखा। 4-5 साल, सोचो, जिन बच्चों ने सिर्फ खून तबाही देखी हो, उनके पत्थर दिल हो गए। तो इकोनॉमिक बूम हुआ, कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद शुरू हुआ। जैज एज एक्सेस, मतलब ये फूहड़पन का जो समय था ना, फूहड़पन का, यहाँ इसका सेंस, ऐसे ही एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम फूहड़पन शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका सेंस आता है। तो उसका समय हुआ। फिर प्रोहिबिशन एंड स्पीकिंग रीशेप्ड सोशल कल्चर। स्पीकिसाइज मतलब देखो, प्रोहिबिशन मतलब होता है अवरुद्ध करना, रोकना। स्पीकिसाइज मतलब बोलना, सीज करना, स्पीकिसीज, उसको सीज करना, किसी भी मतलब बात को। कल्चर को दबा दिया गया, सीधी बात। मैनी राइटर्स फाउंड अमेरिकन मटेरियलिस्टिक एंड द कंजर्वेटिव्स एंड दस द पेरिस एक्सपैट्रियल मूवमेंट। ज्यादातर लोग बहुत बड़े अमाउंट में अमेरिका से कहा जा रहा है? पेरिस, क्योंकि अमेरिका में युद्ध की विभीषिका झेल चुके। अब पकड़ लिया तुमने सही, है ना। तो बहुत सारो कर्जा मिलो तो आते जाते रहते, जहां विस्तृत व्यवहार चलते हैं। बिल्कुल यही हुआ, है ना। बहुत लोग जा रहे, अभी भी ठीक है। यूरोप के अमेरिका से संबंध अच्छे हैं, हमेशा दो पैसे वालों के संबंध अच्छे होते हैं, वो तीसरे गरीब से संबंध रखना नहीं चाहते, है ना। कोई नहीं, कौन रखता है? अरे, तो एक अमीर गरीब से संबंध कैसे रखता है? नहीं, भैया, हमरो जो काम होने हैं ठेका पे ले रहे का, गरीब के हाउ साहब, नहीं साहब न किया, लेकिन हाँ ठीक है ना, हमें तो काम करने। सेंस समझ रहे हो? हम अमेरिका के लिए अभी कैसे हैं वो समझो। ठीक, कनेक्शन टू मॉडर्निज्म, इस मूवमेंट का
आधुनिकतावाद से संबंध, फ्रेगमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, हाँ, है ना, हाँ, और साइकोलॉजिकल डेप्थ, लोग मजबूर हो गए इन तीनों चीजों के लिए, है ना, अपनी, हालांकि यहाँ खुशबू के सेंस में नहीं लेना चाहिए, फ्रेगमेंट मतलब माहौल बनना, एक्सपेरिमेंटेशन मतलब लोगों ने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, जड़ हो गया, और साइकोलॉजिकल डेप्थ, अब ये हाँ रूप से गहराइयों में जाने लगे। बाकी कल्चर से तो, जैसे कि अमेरिका में मान लो पहले कोई कह रहा कि भाई इसको जयराम बोलो, इसको ऐसे नमस्ते करो, कि भाड़ में गई तेरी ऐसी की तैसी, पैसा बोलता है, हमको तो पैसा मांगता, बस बात करो तो बरो, समझ गए। जनरेशन टूटी टुटाई जनरेशन थी, मतलब अंदर से टूटी थी, इसलिए उसमें गुस्सा भरा था, ये है लॉस्ट जनरेशन। अभी तो हम ये देखेंगे कि कौन से राइटरों ने लिखा ये, इन लोगों पे किसने बात की, वो भी पता चलेगा, वो भी लिटरेचर में पता चलेगा। नहीं, ये लॉस्ट जनरेशन नहीं, तो नो नहीं, खतरनाक नहीं है और बुरी स्थिति की भी नहीं कहेंगे। देखो हर कोई तुम्हें अपनी इस जनरेशन जेनजी के नुकसान दिखाता होगा, किसी दिन हम फायदे बताएंगे, ये किस चीज में ठीक है, अरे हम बताएंगे। एक निष्पक्ष इंसान जस्ट लाइक मी बहुत अच्छे से सोचता है, हर जनरेशन के कुछ फायदे कुछ नुकसान होते हैं, है ना। हम लोग आई थिंक इस जनरेशन को, हम लोग जनरेशन को मिलेनियम बोलते हैं, मिलेनियर बोलते हैं कि मिलेनियम, है ना। हम लोग 19 जहां लग गया ना उसमें आ गए, तुम लोग 2000 पे हो गए, ठीक। चलो, तो ये सब हुआ। ओके, फोर्थ स्लाइड बताती है फिलोसफिकल एंड द साइकोलॉजिकल फंडामेंटल, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। इन्फ्लुएंसेस, फिलोसफिकल मतलब जानते ही हो, हाँ दार्शनिक, साइकोलॉजिकल भी जानते हो कि मनोवैज्ञानिक। फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, एक टर्म उभर के आई इस समय, एग्जिस्टेंशियलिज्म, है ना, हाँ मतलब अस्तित्ववाद। क्वेश्चनिंग पर्पस, लोगों ने रीजंस पूछे, साले तुम इसको पूछ रहे तो क्यों, क्यों, जिसने सब कुछ खोया वो ऐसे थोड़ी विश्वास करेगा। तुम्हारे ढकोसलों के चक्कर में हम लोग निपट गए, तुम घंटे ही बजवात रह गए, हम कच्चू ना कर पाए, समझे, ये कहानी बनी। आगे बढ़े, यही स्लाइड आगे बढ़ रही, हाँ प्रोड्यूस साइकोलॉजी, ये अपन ने पढ़ा था, है ना। अनकॉन्शियस डिजायर, मतलब देखो लोगों में जो ढकोसलापंथी का जो गेम था वो अब उखड़ रहा है, लोग आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं पहली बार, हाँ, निजेनियन क्रिटिक्स ऑफ ट्रेडिशनल मोरालिटी, है ना, ये हाँ निजेनियन, तो ये निज जो थे ना, उनने जो थॉट दिया उसको आगे बढ़ाया गया। अब देखो, लॉस ऑफ फेथ इन, मतलब विश्वास खोया, लोगों ने विश्वास किन किन चीजों में खोया, तो पहले सबसे पहले खोया रिलीजन, धर्म को लोगों ने विश्वास खो दिया कि भाड़ में जान दो, हट, कोई कोई कुछ नहीं करता, खूब हमने घंटा बजा, खूब अगरबत्ती लगाई, खूब वाइन चढ़ाई, है ना, खूब घुटने पे टेक कर प्रेयर करत रहे, सब व्यर्थ। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति का भी खेल खत्म, कहाँ को देश कहाँ को का, जब अपनी पे आत है तो अपनी पे आत है। ट्रेडिशनल जेंडर रोल, मतलब तुम सोचो कि पुरुष ही सब कुछ होता है, या फिर व्हाइट ही सब कुछ होते हैं, ब्लैक ही सब कुछ होता है, जब गलत है ना पिछवाड़े में, तो कोई कोई को नहीं देखे। एंड द अमेरिकन ड्रीम, हाँ, द अमेरिकन ड्रीम, और अमेरिका का जो सपना था ना, एक अमेरिका, ग्रेट अमेरिका, तो इस जनरेशन ने कहा थू तुम्हारे अमेरिका पे, कच्चू नहीं है। जब हम मर रहे थे तो तब तुम सवरे जो सपने दिखाओ बारे गए थे कहाँ, है ना। इसका सबसे शानदार सीन पता क्या है, पर्ल हार्बर पे हुआ अटैक, इस पे पूरी मूवी बनी है, पर्ल हार्बर अटैक,
हाँ हाँ पर्ल वही, और हार्बर मतलब वो बंदरगाह। लिख लो कैसे हो भी तुम तो, देख लेना। मतलब हंसते खेलते अमेरिकन के ऊपर जापानीज आया, है ना, और गेम करके चला गया। बहुत इंटरेस्टिंग सीन था, बढ़िया खुश थे अमेरिकन, अरे हम तो ताकतवर, हम तो डॉन, हम तो बॉस। जापान वहां से आया, है ना, और ये करके चला गया। मुझे ऐसे ही नहीं खतरा है, समझे। तो अरे बाद में किया तो अलग, जी अपने आप ही डॉन समझते अमेरिका, अपने आप ही डॉन समझते। हाँ, तो हर शेर को सवा शेर मिलता है। ठीक है, ओके। अब देख लें फिफ्थ स्लाइड में, कोर थीम ऑफ लॉस्ट जनरेशन लिटरेचर। अब हम इसकी मेन थीम देख लें। ओके, तो डिसइल्यूजनमेंट, हाँ, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, मतलब आप जो इल्यूजन करते थे उसके विपरीत डिसइल्यूजन। द वर्ल्ड वार नो लॉन्गर मेड सेंस, ज्यादा लंबे समय तक चलने वाला वर्ल्ड वार कोई मतलब का नहीं निकलता, मतलब सिर्फ नुकसान होता है। एलिनेशन अलगाववाद, एंड द रूटलेसनेस जड़ विहीनता, जड़ विहीन होना। मैनी कैटेक्टर रूम यूरोप सर्चिंग फॉर मीनिंग, बहुत सारे लोग सिर्फ मीनिंग ही सर्च करत रह गए। मोरल एम्बिग्यूटी, मोरालिटी को लेके भ्रम, भ्रम, एम्बिग्यूटी मतलब होता है भ्रम। तो ये रूम, रूम है ये, मतलब वो रूम कमरा वाला नहीं है। रोम मतलब होता है मान लो एक से दूसरी जगह की बात, दूर की। अरे ये रोमिंग, रोमिंग जानते हो, ऐसे सेंस समझो कि जब यहां से तुम कहीं बाहर जाओ, वो, ठीक है। फिर देख लें, हाँ, मोरल एम्बिग्यूटी, नैतिक भ्रम, लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए। सही कहा भैया, चाहे मारने है का बचाने, जो सामने तड़फ रहो है। जो जर्मन सैनिक, हम लोगों ही निपटा गो, हमरो धर्म कह रहा हो कि जहाँ चाहे नहीं मानने, जो हमें मार भी आओ तो हमें चाहे मानने का नहीं मानने, कौन बाती है, हमारा ईश्वर तो कहता है कि क्षमा करो। तो इन्हीं बातों के जवाब इस जनरेशन को नहीं मिले, है ना। अगला, अरे टेंशन न लो, आज जा स्लाइड अपन कर ही दे हैं, अच्छे से पूरे शिद्दत से उतार लेना, ताकि हमने शिद्दत से तैयार भी करी है ना, बहुत सारे फैक्ट में। हाँ, क्रिटिक ऑफ मटेरियलिज्म, बहुत सारे लोग मटेरियलिज्म को भी क्रिटिसाइज करने लगे। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस बीनीथ वेल्थ, मतलब आध्यात्मिक खालीपन काय के नीचे, पैसा के नीचे। जेंडर कॉन्फ्लिक्ट एंड शिफ्टिंग आइडेंटिटी, मतलब जेंडर्स में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई फीमेल्स को ग्रेट, जो मेल्स को पहले ग्रेट कहते थे ना, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फीमेल्स ने कदम रखा, और बहुत सारी फीमेल्स ने, अफ्रीकन्स ने, अमेरिका को बचाने में बहुत बड़ा रोल है अफ्रीकन्स का, ब्लैक लोगों का। तो जब ये हुआ ना, तो इनके पैरों तले से जमीन खिसक गई कि हम इन्हें तो छोटा हीन समझते थे। इसी मूवी में नहीं, एक दूसरी मूवी है, हम एक उस मूवी का एक सीन बता रहे हैं। अब इस मूवी से अलग एक दूसरी मूवी, नाम याद नहीं आ रहा, जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो लेटर्स एक से दूसरी जगह नहीं पहुंच रहे थे, तो ब्लैक वुमेन फोर्सेस थी जिनने पूरी दुनिया में उन लेटर्स को पहुंचाने का काम किया, वर्ल्ड वॉर की लोकेशंस पे, जहां पे मेल्स के लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी, और बहुत सारे मेल फेल हो चुके थे, लेकिन इन वुमेन की इस बटालियन ने पॉसिबल करके दिखाया। तो जेंडर, तो मेल फीमेल में युद्ध हो गया, होना ही है, उनको बुरा लगेगा। और शिफ्टिंग आइडेंटिटी, बहादुरी की पहचान शिफ्ट हो गई, अब वुमेन्स को भी ग्रेट कहा जाए।
द सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी, सही क्या है उसको तलाश करना, इसकी खोज। एस्केपिज्म मतलब इन अ वर्ल्ड ऑफ सुपरफिशियलिटी, मतलब जो दुनिया होती है ना सुपरफिशियल, अरे भड़का हुआ है, मतलब हम ही ग्रेट, हम ही बॉस, हम ही बॉस, है ना। तो इनकी फूहड़पन, इनके ढकोसलेपन में इस चीज की खोज होने लगी। ठीक है, लास्ट है एस्केपिज्म। एस्केप मतलब होता है भागना, है ना, एस्केप, भाग निकलना। तो अल्कोहल, ट्रेवल और अफेयर्स, इन तीनों चीजों को बढ़त मिली। लोगों ने अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू किया, भाड़ में जाए, ऐश करो या फिर सो, ट्रेवल करो और अफेयर्स बनाओ, दैट्स इट। ठीक है, लाइफ नहीं, हकीकत ये है कि लाइफ को एंजॉय करो। हम क्या कह रहे थे कि ये जो हाँ, कोई फर्क नहीं, वो लोग देखो सही देखा जाए तो जनरेशन जनरेशन तो इंडिया में फंसे हैं, इसलिए क्या करो। ठीक है, आगे देखें। अब देख लें इसमें हमारे अर्नेस्ट हेमिंग्वे का कंट्रीब्यूशन। ठीक, तो इनका कंट्रीब्यूशन स्टाइल देख लें। नोन फॉर द आइसबर्ग थ्योरी एंड नेक थ्योरी, द आइसबर्ग थ्योरी। याद रखना, हम फास्ट चलेंगे, तुम बस कीवर्ड्स कैप्चर करना। हाँ, इसको पहचान मिल गई। सिंपल सरफेस प्रोज एंड डीप का सब टेक्स्ट, छोटे छोटे शब्दों में गहराई में जाने की समय शुरू। एम्फेसाइज ऑन रिस्ट्रेन, स्टोइसिज्म एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। थीम ऑफ वाउंड, फिजिकल एंड इमोशनल, मस्कुलिनिटी, बाहुबलीपन, करेज एंड डिसइल्यूजनमेंट, इन पे बहुत ज्यादा बात हुई। वाउंड मतलब होता है घाव, है ना, घाव फिजिकली और इमोशनली को देखा जाने लगा। जब एक सैनिक अपने पास में खड़ा हुई बॉडी वाला दूसरा सैनिक एक एक महीने भोगता था, इस तकलीफ को कोई नहीं बता सकता। एक ट्रेंच में ये फंसे हैं और उनके साथियों की लाशें डली हैं और उनमें मक्खियां भिनक रही हैं। एक एक हफ्ते तक ये उनके साथ फंसे हैं। सोचो एक हफ्ते में बॉडी का क्या हो। बाहर निकले तो गोली मार दी जाएगी, सुनो, बाहर निकले तो गोली मार दी जाएगी, अंदर रहेंगे ये बदबू मार मार डालेगी। जिस दोस्त को ये कभी गले में हाथ डाल के मिलते थे, आज उसके पास खड़े होने की हिम्मत। इसको बोला जाता था ट्रेंच लाइफ। आप खड़े होके तो मजबूरन लोगों को मालूम बाहर निकल के लड़ना पड़ता था, या तो साले उसको मारेंगे, नहीं तो हम यहाँ मर नहीं सकते अब। और कई लोग सिर्फ मरने के लिए खड़े होते थे, बाहर निकलते थे ट्रेन से, बोले यार मारो मुझे, मरना है या साले हम तुमको मार के आएंगे। तो ये जो था ना दर्द। अच्छा, कुछ लोग युद्ध से बच के आते ना, जो थे सोल्जर, वो राइटर बने थे लॉस्ट जनरेशन के। क्या समझ, अब समझ गए इन कीवर्ड्स का वैल्यू। ये भी तो युद्ध में थे भाई, डॉक्टर थे ये। हाँ, हाँ, युद्ध में थे ये। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड में इनने इसको फेस किया। अब तो लिखा है इनने, स्पेशली द सन ऑल्सो राइजेज में, है ना। हाँ, अ फेयरवेल टू आर्म, द फर्स्ट नोवेल which I text to read. This is the first novel which I text teach given by सुनील, ने दिया था और एमए के सिलेबस में भी है। और फिर है इन आवर टाइम, ये देखना, ये कीवर्ड्स भी पढ़ना। नंबर सेकंड पे थे एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, एक और राइटर।
हाँ, फिट्जगेराल्ड। आई थिंक इनने एक वर्क लिखा है लकी जिम, और भी इनने एक इम्पोर्टेंट वर्क लिखा है, मैं याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ, ये भी राइटर है, और हमने ही पढ़ाया है इनके बारे में, हमें भी याद नहीं आ रहा वो वर्क। अपन ने पढ़ा है सेम, हमने इसी टोन में पढ़ा है, तो तुम्हें इसलिए याद आ गया वो। ठीक। क्रॉनिकल ऑफ द जैजीज। जैजीज मतलब म्यूजिक पसंदी, ये हाँ। एलिगेंट एंड लिरिक प्रोज, आ गया म्यूजिक। फोकस ऑन प्रिविलेज, डिकेडेंस, ग्लैमर, द एम्प्टीनेस बीनीथ लग्जरी। ठीक है, इनको फोकस किया। देन नेक्स्ट वन, एक्सप्लोरेशन ऑफ रोमांटिक इल्यूजन वर्सेस द हार्श रियलिटी ऑफ द मॉडर्न लाइफ। मतलब इमेजिनरी लाइफ और हार्श लाइफ, रियल लाइफ, दोनों को कंपेयर किया। इसके कुछ कीवर्ड हैं। हाँ, ये आ गया, ग्रे ग्रेट्सबी, ये था वर्क। इट्स, हाँ, इसीलिए याद नहीं आया था। फिर देख ले, टेंडर इज द नाइट एंड दिस साइड ऑफ पैराडाइज, इस तरफ स्वर्ग। पैराडाइज मतलब, ये तुम पढ़ लेना आराम से, उसको डालेंगे जब हम। ठीक। अब हमारी की राइटर आ गई जिनने इस टर्म को क्वाइन आउट किया था। द गर्ट्रूड कैन, इनका कंट्रीब्यूटर, उनका इन्फ्लुएंस देख रहे हैं। सेंटर फिगर इन द पेरिस सैलून, हाँ, मतलब पेरिस के सैलून्स में ये सेंटर फिगर थी। मेंटर टू हेमिंगवे, जिनने सिखाया हेमिंगवे को। हाँ, फिट्जगेराल्ड को एंड अदर्स, इन सब के गुरुजी, गुरुमा। ठीक है। पायोनियर ऑफ, और प्रणेता है लिंग्विस्टिक एक्सपेरिमेंटेशन की। हलुआ नहीं है खास पर्सन है ना। रिपीटिशन एंड द स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे इनने काम किया। हाँ, गर्ट्रूड स्टेन, बिल्कुल। एंड फेमस स्टेटमेंट, यू यू आर ऑल आ, तुम सब लॉस्ट जनरेशन हो, है ना। इनके कुछ वर्क्स हैं, टेंडर बटन्स, हाँ, एंड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलिस बी टेक्लस, मतलब मेमोरीज ऑफ पेरिस मॉडर्निज्म, पेरिस के मॉडर्निज्म की यादें इसमें हैं। हाँ, मेमोरी मतलब वो है ना। एवेंट ग्रेड प्रोज पोएट्री। ठीक। एडिशनल राइटर ऑफ लोस्ट जनरेशन, हम सिर्फ नाम बता रहे, बाकी डिटेल ज्यादा अच्छे से नहीं बताएंगे। जॉन डॉस पैसोज, टी एस एलियट, ई ई कमिंग्स, हाँ, है ना। विलियम फॉकनर, ऊपर रह गया, विलियम फॉकनर। ठीक, ये राइटर्स हैं, इनके नाम अच्छे से रट लियो भैया, हम पहले बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं। जॉन डॉस पैसोज, टी एस एलियट, ई ई ई ई कमिंग्स, और विलियम फॉक। तीन मेन हैं, इन्हें कबू कबू जोड़ लेते हैं, और नेट में भी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से, लॉस्ट जनरेशन से। चार राइटर पूछे गए थे, उनमें से एक नहीं था। ये 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 लोग, ये तीन थे, एक नहीं था, विलियम बटलर ईट्स, जिसका जन्म 1920 के बाद हुआ था, है ना। 1900 के बीच के पैदा हुए। अब समझे क्यों हमें राइटर्स के डेट ऑफ बर्थ याद होने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और एक चीज, इसमें एक राइटर और नहीं दिया, हम शामिल कर दे रहे, विलफ्रेड ओवेन, नाम याद रखना, लिख लो विलफ्रेड ओवेन। हाँ, वैसे भी लिख लो, वो तो तुम बोल देना तो भैया आजे हैं। ओवेन, OWEN। ठीक। और ये जो थे ना, MA के सिलेबस में थे।
खतरनाक चीजें हैं, ये सब रिश्तेदारी मिलेगी इनसे। अब लिटरेरी टेक्निक्स देख लें तो मॉडर्निस्ट फ्रेगमेंटेशन यूज हुआ है ना, लॉ नीडियन नैरेटिव्स है ना, डिसजॉइनिंग, टाइमलेसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, पता है सिंबोलिज्म बात कर चुके हैं है ना, मिनिमलिज्म मतलब मिनिमलिज्म चीजों को छोटा दिखाना है ना, अंडर स्टेटमेंट, इन दोनों को फेमस किया हेमिंगवे ने। द मल्टीपल पर्सपेक्टिव, दोस पैसोर्स, एक्सपेरिमेंटेशन विथ हाँ पंक्चुएशन, ग्रामर इन द फोक, स्टेन एंड कमिंग्स, इन दोनों ने कहा। ठीक, representation of gender and identity, shift of the traditional role post World War, independence, sexual liberated women। अब ये लोग मतलब औरत समझदार हो चुकी थी। एग्जाम्पल ब्रेटली एजली, इस वर्क में एक औरत थी है ना। मैन ट्रोमेटाइज, इंसान ट्रॉमा में जाल लगे। स्ट्रगलिंग विथ पर्पस, उद्देश्य की तलाश। मस्कुलिन आइडेंटिटी क्राइसिस, हमेशा बाहुबली को बाहुबली नहीं माना जाएगा, मैंडेट को बाहुबली। लॉस ऑफ हीरो के आइडियल, तुम कोई सोचो का जो बहुत बड़ा डॉन है, कहीं चपेट दे है निपट जे हम पे, है ना। जैसे निकोला टेस्ला, सिंगल हड्डी को थो बेचारो, कच्छु नहीं थो में नहीं। अरे हाँ हाँ, तो शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। एक्सप्लोरेशन ऑफ इमोशनल वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी मतलब होता है अभद्रता या डिस्कस्टिंग, फिनिश स्टोइसिज्म, देख लियो ज्यादा नहीं बता रहे ना। एक्सपार्टिएटिज्म इन पेरिस, लोग पेरिस पहुंचने लगे। चीपर कॉस्ट ऑफ लिविंग, सस्ता जीवन स्तर, मतलब पेरिस बिकम अ हब ऑफ ड्यू टू, इन सब चीजों का हब बना। लिबरेशन, आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट, बहुत कलाकारी हुई। कैफे कल्चर, कैफे कल्चर फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन, बहुत लोग मिलने लगे। उतई तो जी सबरे मिल के जी गदवाए करते लिटरेचर। ठीक, क्रिटिक्स ऑफ अमेरिकन कल्चर, ये सब देख लेना तुम खुद से है ना। लेगेसी एंड लास्टिंग, फोटो हम आज ही कोशिश करेंगे डालेंगे ना। लेगेसी एंड लास्टिंग इन्फ्लुएंस, अब ये क्या था तो स्टेबलाइज अमेरिकन मॉडर्निज्म एज अ मेजर लिटरेरी मूवमेंट, चेंजिंग नैरेटिव स्ट्रक्चर, प्रोज स्टाइल। ठीक, ये सब कुछ बदला। साइकोलॉजिकल डेप्थ इन फिक्शन, इन्फ्लुएंस्ड राइटर, जो प्रभावित हुए उनके नाम, जेडी सेलिंगर, जैक कैरोस, रिचर्ड राइट, जॉन डिडियन, है ना। ये लोग कुछ फेमस लोग, नाम देख लो इनके अच्छे से। अब अपन आगे देख लें का कंक्लूजन के निष्कर्ष क्या निकलता है। बहुत छोटा सा देखो, हाँ, द लॉस्ट जनरेशन रीसेप्ड अमेरिकन लिटरेचर, इस जनरेशन ने अमेरिका को फिर से बनाया, रीसेप्ड दिया। बाय ट्रांसफॉर्मिंग, बदल के खुद को, ट्रॉमा, ट्रॉमा से है ना, डिसोल्यूजनमेंट से, और कल्चरल अपहीवल इनटू आर्ट, मतलब ये सब तकलीफों से ये कहाँ ले गए उसको, आर्ट की तरफ। देयर इनोवेशन इन स्टाइल, उनका जो इस इनोवेशन था स्टाइल में, कैरेक्टर में और नरेटिव टेक्निक्स में, कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस राइटर एंड रीडर्स एज अ सेंचुरी लेटर। आज भी शताब्दी बाद भी आप और हम लोग 100 साल बाद, 1900 के बाद 2000 निकल गया, हम लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं, हम इनको पढ़ रहे हैं। ये था हमारा लॉस्ट जनरेशन।